अध्याय 891 पुनर्प्राप्ति। हान सेन स्वयं प्रतिदिन नदी पर जाते थे, अधिकतर जंगली जीनों पौधों की खोज में। हान सेन शुरुआत में तो काफ़ी इकट्ठा कर पाए, लेकिन कुछ दिनों तक सफलतापूर्वक इकट्ठा करने के बाद रोज़ाना मिलने वाली संख्या कम होती गई। हान सेन गोल्डन ग्रोलर पर सवार होकर नदी के दोनों ओर लगभग 1 दर्जन मील तक गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर बहुत कम लोग पाए गए। 40 मील की यात्रा में हान सेन कुल मिलाकर 41 जीनों पौधे ढूंढ पाया। उस बैंगनी बेल के अलावा, जिस पर मेढक की नज़र थी, बाकी सभी सामान्य पौधे थे। कुल मिलाकर वह 40 जल बूंदें अर्जित करने में सफल रहा। हान सेन कोई ऐसी योजना नहीं बना पा रहा था जिससे वह पानी की बेल को पकड़ सके और मेढक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित न हो। जब भी वह बेल के पास से गुजरता, मेढक वहां मौजूद होता। वह कभी कभी इधर उधर उछलता, जो थोड़ा डरावना था। मेढक का शरीर खुरदुरा था और उसका रंग पीला था। पानी से बाहर आने के बाद वह काफी बड़ा लग रहा था, लगभग 1 फुटबॉल के आकार का। हान सेन ने एक बार देखा कि मेढक के मस्से खुल गए और जहरीला खून रिसने लगा। फिर मेढक ने उसे पानी की बेल की जड़ों में रिसने दिया। कुछ दिनों बाद हान सेन ने देखा कि जल बेल में कुछ बैंगनी फूल उगाए थे। इसका मतलब यह था कि इसमें जीनों फल पैदा करने का मौका था और यह कोई सामान्य जीनों पौधा नहीं था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसमें फल आने में कितना समय लगेगा, या उसके बाद फल पकने में कितना समय लगेगा। उम्मीद है जब भी ऐसा होगा मैं पहले ही ठीक हो चुका होऊंगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। जब से हान सेन ने नदी के पानी से पेड़ को पुनर्जीवित करने और उसकी सेहत बनाए रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, चू मिंग उसके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार करने लगा था। हान सेन जो भी कहता था वह उसकी बात मानता था। पहली बार अचानक खिलने के बाद हान सेन ने दोबारा पेड़ को एक बूंद पानी देने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत ज्यादा था। जब उसे एक पूरी बूंद दी गई तो वह एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई जितनी कि कई महीनों की कड़ी देखभाल के बाद उम्मीद की जा सकती है। ये संदिग्ध था, और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उससे पूछे जाने वाले सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। पहली बूंद के आकार को ध्यान में रखते हुए हान सेन यह अंदाजा लगा पाया कि वह पेड़ को कितना जीवन देना चाहता है, और उसने बाकी सभी बूंदों को अपने हिसाब से आदर्श आकार में बांट दिया। और जब वह पेड़ को बूंद देने के लिए तैयार हुआ तो उसने बूंद को बाल्टी के बाकी पानी में मिला दिया। हालांकि यह पहली रात जितना चौंकाने वाला नहीं था, फिर भी पेड़ तेजी से और स्थिर गति से स्वस्थ हुआ। पेड़ की देखभाल करने के कुछ दिनों के बाद हान सेन ये निर्धारित करने में सक्षम हो गया कि पेड़ को बढ़ने के लिए कितनी पानी की बूंद की आवश्यकता होगी। अपने सुविचारित अनुमानों के साथ हान सेन ये निर्धारित करने में सक्षम था कि मूल 3 जल बूंदों में से एक बूंद जीवन शक्ति उत्पादन के पूरे 1 वर्ष के बराबर थी। यदि ड्रैगन ब्लड ट्री एक बूंद को अवशोषित कर लेता है तो ये शीघ्र ही 1 वर्ष के बराबर विकास प्रदर्शित कर देगा। हान सेन ने जो पानी की बूंदें खुद इकट्ठी की थीं, उन सब का आकार अलग अलग था। उनसे जीवन 1 महीने का होगा या कई महीनों का, उसे पता नहीं था। बाद में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों के आकार में अंतर इस बात पर निर्भर करता था कि वे कितने समय से बढ़ रहे थे। उनकी जल बूंदों का आकार उनकी आयु को दर्शाता था, न कि उनकी जीवन शक्ति को। हालांकि पौधे चक्रीय प्रकृति के होते हैं और उनकी ऊर्जा उत्पादन की एक सीमा होती है। स्याही तलवार का पेड़, जिसे फल लगने में 3 साल लगे, सिर्फ 3 बूंदें ही दे पाया। अगर वह अगले 10 साल तक भी बढ़ता तो भी सिर्फ 3 बूंदें ही देता। ये जल बूंदें काले क्रिस्टल से बनी थीं और सघन ऊर्जा प्रदान करती थीं। पौधों की उम्र उनकी शुद्धता में कोई भूमिका नहीं निभाती थी, लेकिन यदि पौधों ने अभी बढ़ना शुरू ही किया हो और अभी परिपक्व नहीं हुए हों तो उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने से आधी भी जल बूंदें नहीं मिलेंगी। ये सिद्धांत चाहे कितने भी सुविचारित और सुविचारित क्यों न हो, फिर भी ये सिर्फ अनुमान ही थे, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। फिर भी सबूत उनके विचार का समर्थन करते प्रतीत होते थे, इसलिए संभवतः हान सेन सही थे। हान सेन को ये जानकर खुशी हुई कि पानी की बूंदों के बीच कोई स्तर का अंतर नहीं था। यहाँ तक कि सामान्य पौधों से प्राप्त पानी की बूंदें भी उत्परिवर्तित जीनों वृक्ष को पुनः जीवित करने में सक्षम थीं। यह एक डरावनी शक्ति थी, और हान सेन जीवन ऊर्जा को अवशोषित करके उत्परिवर्ती जीनों पौधों को तेजी से उगा सकता था, जिन्हें प्राकृतिक रूप से उगने में आमतौर पर 100 साल लगते थे। इस विधि से वह एक पवित्र रक्त जीनों पौधा भी उगा सकता था, जिसे उगने में पारंपरिक रूप से हजारों साल लग सकते थे। बिना किसी संदेह के हान सेन को विश्वास हो गया कि यह धोखा है, और इस विचार से उसका शरीर कांप उठा। उसे पक्का यकीन था कि उसने जो सीखा है उसके बारे में वह किसी और को पता नहीं चलने दे सकता। अगर उसकी काबिलियत दूसरों को पता चल गई तो मुमकिन है कि राजा श्रेणी की आत्माएं भी हान सेन को ढूंढकर उसे अपना माली बना लें। ऐसा लग रहा था कि पानी की बूंदें पालतू और सवारी वाले जानवरों की आत्माओं पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। म्याउथ और गोल्डन ग्रोलर ने थोड़ी मात्रा में पानी की बूंदें पी ली थीं, और अब वे बदल गए थे। वे एक बार में ज़्यादा नहीं पी सकते थे, इसलिए हान सेन उन पर इसके असली असर का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था।
दुर्भाग्य से शैतान चींटी राजा जानवर आत्मा पानी की बूंद को न तो खा सकी और न ही अवशोषित कर सकी। हान सेन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने स्वयं पर पानी की बूंद डालने के बारे में सोचा, ये देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिल सकती है, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पानी की बूंद को उंगली से छूने के बाद उसकी उंगली बूढ़ी हो गई थी। इसके बाद उसने उसे पीने की हिम्मत नहीं की। आधा महीना बीत गया था और अभी भी उसकी उंगली ठीक नहीं हुई थी। बिना बारीकी से जांच के उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लग रहा था, लेकिन गौर से देखने पर झुर्रियाँ आसानी से दिखाई दे रही थीं। हान सेन ने सावधानीपूर्वक पानी की एक बूंद का सही हिस्सा मापा जो वह पेड़ को दे सकता था, ताकि उसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। को लांगसी और चूमिंग लगातार सोच रहे थे कि यह इतना अच्छा कैसे चल रहा है। कभी कभी वे हान सेन के पीछे नदी की ओर निकल जाते और उसे चुपके से देखते रहते, लेकिन वे बस इतना ही देख पाते थे कि हान सेन नदी से पानी की एक बाल्टी भरकर ला रहा था। जैसा उसने उन्हें बताया था, उन्हें देखने के लिए कुछ भी संदिग्ध नहीं था। हान सेन ने पेड़ की जड़ों पर उनकी आंखों में पानी डालने के अलावा और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जब हान सेन ने चूमिंग को पानी लाने का निर्देश दिया, तब भी यह अच्छी तरह से उगाया। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपनी जांच छोड़ दी। वे पेड़ के बढ़ने का कोई गुप्त कारण नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन जाहिर है, उस पेड़ के अस्तित्व को दुनिया से छुपाकर रखा गया था। वह पेड़ असल में उनका नहीं था, और अगर आत्मा को पता चल गया कि उनके पिछवाड़े में कोई उत्परिवर्ती पेड़ उग रहा है, तो वह उसे ले जा सकती थी। या तो यही होगा या फिर उन्हें पेड़ को उगाते रहने का निर्देश दिया जाएगा, जबकि आत्मा और उसके साथी अपराधी केवल फसल काटने के लिए आएंगे। इसलिए उन्होंने पेड़ के अस्तित्व को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की, बिना हान सेन को बताए। एक और महीना बीत गया और हान सेन अब काफ़ी स्वस्थ हो गया था। वह डोंगशुआन आभा और अपनी पवित्र ज्योति का प्रयोग करके खुद को और भी स्वस्थ कर सकता था। इसके कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस तांबे के मेढक को मारने का समय आ गया है। हान सेन उसे मारने की संभावना से बहुत उत्साहित था। तीनों ने साथ में जो समय बिताया था, उसके बाद अब उन्हें हान सेन की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं थी और वे उसके साथ सहज महसूस कर रहे थे। इस दिन बगीचे से बाहर निकलते ही हान सेन ने हमेशा की तरह पानी की बाल्टी उठा ली। जब हान सेन जलबेल के पास पहुंचा तो तांबे का मेढक अभी भी वहां था। जलबेल पर 3 तांबे के सिक्के उगे थे, जिनकी चमक लगभग सोने जैसी थी। हालांकि यह फल अभी पूरी तरह से पका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन जाहिर है कि यह पकने के करीब पहुंच रहा था। हान सेन मेढक को मारने और जलबेल के विकास को गति देने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे लड़ते हुए काफ़ी समय हो गया था और उसे लगा कि शायद उसकी क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो गई है। उसने पहले थोड़ा अभ्यास किया और सिल्वर फॉक्स की वज्र शक्तियों का अनुकरण किया। वह कॉपर टोड के सामने दौड़ा और उसकी ओर इशारा किया। धमाका! तांबे का मेढक अचानक आए इस घुसपैठिए से चौंक गया और गुस्से से पानी से बाहर कूद पड़ा। फिर उसने हान सेन पर एक तांबे का सिक्का थूक दिया। हान सेन जानता था कि उसके हमले से मेढक को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी। उसे बेल को चोट पहुंचने का डर था, इसलिए वह पहले मेढक को उससे दूर खींचना चाहता था। मेढक द्वारा थूके गए तांबे के सिक्के को तेजी से अपनी ओर आते देख हान सेन ने एक और मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। अपने तांबे के सिक्के को उड़ते देख मेढक ने एक दयनीय, क्रोधित चीख निकाली। इसके बाद वह एक चांदी के मेढक में बदल गया जो एक मूर्ति जैसा लग रहा था। हान सेन ने महसूस किया कि मेढक की जीवन शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस छोटे से जीव ने अपना दूसरा जीन लॉक खोल लिया है। रिबिट! चांदी के मेढक ने एक और सिक्का उगल दिया, लेकिन इस बार वह चांदी का था। हान सेन ने इसे देखा और जान गया कि यह शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी जीन लॉक शक्ति है। हान सेन ने आने वाले मौद्रिक प्रक्षेप्य पर सबसे शक्तिशाली ध्वनि गर्जन का प्रहार किया जो वह कर सकता था। चांदी की बिजली एक सुपरनोवा में बदल रहे चांदी के सूरज की तरह अपने उज्ज्वल प्रकाश में सिक्के को ढक रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। सिक्का चांदी की रोशनी को चीरता हुआ हान सेन की मुट्ठी पर लगा। वेदना! हान सेन पीछे गिर पड़ा और सिक्का उछलकर दूर जा गिरा। जब सिक्का उसकी मुट्ठी से टकराया तो उसने देखा कि सिक्का पिघल गया था और उसका आकार बिगड़ गया था। लेकिन प्रहार की ताकत से उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा, दूसरा जीन लॉक खुलने से शक्ति में काफ़ी इजाफा होता है। हालांकि मैंने अपना नहीं खोला है, लेकिन मेरी फिटनेस इस कमी की भरपाई कर देगी। अगर मैं मन लगाकर सोचूं तो मैं इस मेढक को मार सकता हूं। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि तीसरे देवता के अभयारण्य में जिस पहले प्राणी से उसने लड़ाई की थी, उसका दूसरा जीन लॉक पहले ही खुल चुका होगा। इस दुश्मन को मारने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और हर संभव कोशिश करनी होगी। मेढक ने एक और क्रोध से भरी हुई चीख निकाली। उसका चांदी का शरीर अब अंदर से बाहर की ओर मुड़ने लगा था। नदी दानव के शरीर को सोने से मर रहा था।
अब वह सोने की मेढक की मूर्ति जैसा लग रहा था, और वह जितना कुरूप था उतना ही आलीशान भी। बकवास। तीसरा जीन लॉक, तुम मजाक कर रहे हो। हान सेन का मेढक को हराने का संकल्प इस भयावह दृश्य को देखकर तेजी से टूट गया, इसलिए वह मुंह मोड़कर भाग गया। हान सेन ने ईश्वर के प्रकाश पुत्र की गति वृद्धि का अनुकरण किया ताकि वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहे। हान सेन की अद्भुत फिटनेस के कारण उसे दूसरे जीन के ताले खुले हुए जीवों को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब बात किसी ऐसे जीव की आई जिसने अपना तीसरा जीन ताला खोल लिया था, तो हान सेन वहां रुकने वाला नहीं था। ये व्यर्थ होगा, और वह ये जानता था। हान सेन जब पिछली बार एलायंस में थे तो उन्होंने सूचना पड़ी थी कि जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु का तीसरा जीन लॉक खुला था उसकी फिटनेस कम से कम 600 से ऊपर थी। हान सेन से 2 स्तर ऊंचा होने और हान सेन से भी बेहतर फिटनेस स्तर होने के कारण मेढक के खिलाफ लड़ाई हार गई थी। वह बस वहां से भाग सकता था। मेढक कम से कम साधारण वर्ग का था, क्योंकि सामान्य जीव केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच सकते थे। साधारण वर्ग के जीव चौथे स्तर तक पहुंच सकते थे, और इसका मतलब था कि मेढक साधारण या उससे ऊपर का होना चाहिए। साधारण जीव जिन्होंने अपने तीसरे जीन लॉक को अनलॉक कर लिया था, वे आसानी से उत्परिवर्ती श्रेणी के जीवों के खिलाफ जा सकते थे, इसलिए हान सेन के पास ऐसे राक्षस के खिलाफ कोई मौका नहीं था। जब कोई प्राणी पैदा होता था तो उन सभी का पहला जीन लॉक खुला होता था। आगे के स्तरों को खोलना उनकी फिटनेस और स्तर पर निर्भर करता था। हालांकि उन्हें अभी भी प्रयास करना था। हालांकि कुछ मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि उनका सामना ऐसे साधारण जीवों से हुआ है जिनका 5वां जीन लॉक खुला हुआ था, और चूंकि उत्परिवर्ती जीवों से निपटने के लिए उन्हें केवल 2 अतिरिक्त जीन लॉक खोलने पड़े, इसलिए वे विशेष थे। इतने विशेष कि ऐसे साधारण जीवों की अनुमानित संख्या लगभग 1:100,000 के अनुपात में थी। किसी साधारण वर्ग का चौथा जीन लॉक खुला हुआ देखना काफी दुर्लभ था। हान सेन को नहीं पता था कि मेढक ने कितने जीन लॉक पूरे खोल दिए हैं, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि मेढक की जीवन शक्ति एक साधारण प्राणी जितनी थी, लेकिन अगर यह पता चल जाता कि मेढक ने अपना चौथा जीन लॉक खोल दिया है, तो उसे हराने की उसकी संभावना शून्य होती। काफी दूर दौड़ने के बाद हान सेन ने मेढक की चीख सुनी। एक सोने का सिक्का थूका गया और गोली की तरह हान सेन की ओर उड़ा। हान सेन ने उसे चकमा देने के लिए अपनी डोंगक्सुआन आभा का प्रयोग किया, लेकिन सिक्का जिंदा लग रहा था और हवा में उड़ते हुए अपने लक्ष्य को भ्रमित करने के लिए उसने अपनी दिशा बदल ली। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने अपनी दिशा बदल ली और ऐसा लग रहा था कि वह हान सेन के शरीर से टकराएगा। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि उस पर हमला होने वाला है और वह बच नहीं सकेगा। अब उसके पास केवल एक ही उपाय था कि वह उसे रोकने के लिए ध्वनि थंडर पंच का प्रयोग करे। वेदना। सोनिक थंडर पंच बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका पहला जीन लॉक ही खुला था। प्रक्षेपियों ने पंच को तोड़ दिया और सिक्का उसके बल को चीरकर सीधे हान सेन की मुट्ठी पर जा लगा। हान सेन ने उस सिक्के को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसके तेज मुक्के को चीरता हुआ सिक्का उसकी मुट्ठी पर जोर से नहीं लगा। वह उसकी उंगलियों पर ऐसे गिरा मानो चुंबकित हो गया हो। अगले ही पल हान सेन को लगा जैसे उसका वजन बहुत ज्यादा हो गया है। उसे लगा जैसे उसने अपने कंधों पर एक पहाड़ उठा रखा है और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस मेढक में एक अजीब सी ताकत है। हान सेन लेटे रहने को तैयार नहीं था। वह किसी तरह खुद को वापस अपने पैरों पर खींच पाया, लेकिन उसका भारी कुचलने वाला भार अभी भी बना हुआ था। इस गति अवरोध के साथ अब मेढक से बचना नामुमकिन था। रिबिट। मेढक शांत नहीं हुआ। उसने टर्राते हुए हान सेन की ओर एक और सिक्का फेंका। हान सेन ने बचना चाहा, लेकिन उस प्रेत के भार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वह एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। सिक्के से पूरी तरह बचना तो दूर की बात थी। अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए हान सेन ने आने वाले प्रक्षेप्य पर प्रहार करने के लिए स्टील नाइट किंग की हरी रोशनी का अनुकरण किया। लेकिन दूसरे देवता के पवित्र स्थान की अटूट हरी रोशनी इस क्षेत्र में लगभग बेकार थी। सिक्का हरी रोशनी से गुजरकर हान सेन के हाथ में आ गया। पैट। पहाड़ों के भार से उसका शरीर नीचे की ओर खींच गया और वह घुटनों के बल आ गया। दोनों सिक्कों के वजन के नीचे दबे होने के कारण हान सेन अपने शरीर की हड्डियों को चरमराते हुए सुन सकता था, जो टूटने और टूटने के लिए तैयार थीं। रिबिट। सुनहरा मेढक बेरहम था और उसने हमलावर की ओर एक और सोने का सिक्का फेंका। इस सिक्के को भी चकमा न दे पाने के कारण सिक्का हान सेन के चेहरे पर मजबूती से जा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर इतना जोर से गिरा कि उसके शरीर का निशान मिट्टी में धंस गया। पहले और दूसरे जीन लॉक के खुलने में बहुत फर्क होता है। अगर मैं अपना दूसरा जीन लॉक खोल दूं तो शायद मैं वापस लड़ सकूं। इस मेढक में एक अजीब शक्ति है, और अगर यह किसी और जीव की तरह हमला करता तो शायद मेरी उड़ान कामयाब हो जाती। लेकिन सिक्के की अजीब शक्ति मेरी गति को रोकती है। हान सेन ने फिर अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसके गुर्दे जोर से काम करने लगे, जिससे उसे गति के लिए जरूरी गति जुटाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई।
मेढक के सिक्के न तो उसे मारते थे और न ही सीधा नुकसान पहुंचाते थे, बस उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। उसके शरीर पर दबाव बहुत ज्यादा था और अगर उस पर ऐसे कुछ और सिक्के पड़ जाते तो उसकी अंदरूनी ताकत जवाब दे जाती। वह कुचला जाता। आह! हान सेन चिल्लाया। विजयी चढ़ाई के लिए ऊर्जा जुटाने की अपनी सबसे बहादुर कोशिशों के बावजूद वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी बाहें अब कांप रही थीं और चीजें गड़बड़ा गईं। जब से पहला सिक्का उसके हाथ में आया था, वह स्वयं को एक विकट परिस्थिति में पाता था। पैट! एक और सिक्का हान सेन के शरीर पर गिरा। उसकी बाहें उसे झेल नहीं पा रही थीं और अब और प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका पूरा शरीर जमीन से चिपक गया था, मानो उसे लकवा मार गया हो। मेढक ने हान सेन को मिट्टी में धंसते देखा और उसके चेहरे पर एक खास तरह की खुशी झलक रही थी। वह एक और सिक्का उगलने को तैयार लग रहा था। लेकिन अचानक हान सेन को एक भयानक शक्ति का उदय होता हुआ महसूस हुआ। यह नई शक्ति ज्वालामुखी की तरह थी जो जोरदार तरीके से फट रही थी। सुनहरा मेढक भी इस नए खतरे के उभरने से उतना ही हैरान था और हान सेन की ओर देखने लगा। हान सेन धीरे धीरे कुचला जा रहा था, अपने ही शरीर द्वारा गड़े गए गड्ढे में धकेला जा रहा था। लेकिन ये शक्ति उसके भीतर से उभर रही थी। अचानक ये शक्ति एक चमकदार प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुई। अपनी पूरी ताकत लगाकर हान सेन ने उस प्रेत भार से लड़ने की ठान ली थी। उसने पूरी ताकत से उसका प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था। वह पूरी तरह थक चुका था और अभी भी हिल डुल नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसकी कोशिकाओं के अंदर से एक शक्ति उभरी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी कोशिकाओं से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिससे उसकी त्वचा कुंवारी बर्फ की तरह सफ़ेद हो रही थी। उसके बाल भी उसी रंग में रंग गए और अपने नए रंग के साथ तेजी से उसके पूरे शरीर की लंबाई तक बढ़ गए। उसकी काली पुतलियां सफ़ेद हो गईं और यहाँ तक कि उसका कवच भी तेज रोशनी में सफ़ेद चमकने लगा। हान सेन का पूरा शरीर पवित्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था और उसे अपने शरीर की शक्ति की चरम सीमा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वह एक देवता का रूप धारण कर रहा था, अत्यंत पवित्र लग रहा था। उसका रूप सर्वोच्च था और उसमें एक भी दोष या दाग नहीं था। वह खुद अपोलो हेलियोस जैसा दिखता था और जो भी उसे देखता वह शर्म से मुंह फेर लेता। कोई भी खुद को इतना सुंदर नहीं मानता कि वह ऐसे तेजस्वी पुरुष की एक झलक पाने का हकदार हो। वेदना! हान सेन का शरीर इसी तरह चमकता रहा। उसने हाथ उठाकर जमीन पकड़ ली। फिर वह गड्ढे से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर लगे सभी सिक्के गिर गए और फिर हान सेन ने सुनहरे मेढक की ओर देखा, जैसे उसके अंदर एक बड़ी शक्ति उमड़ रही हो। कभी घमंडी, शैतानी मेढक अब डरा हुआ लग रहा था। वह इतना डर गया था कि बिना समय गंवाए भाग गया। धमाका! हान सेन के संपूर्ण शरीर में यह सफ़ेद रोशनी थी। वह मेढक के सामने टेलीपोर्ट हुआ और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। इससे मेढक का डर गुस्से में बदल गया और उसने एक और सिक्का थूक दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद वह पलटा और नदी में कूदने की कोशिश की। वेदना! हान सेन की मुट्ठी सिक्के पर लगी और वह उछलकर मेढक को छू गया। फिर उसका शरीर टूट गया। मस्से खुद ब खुद ढह गए और उसका जहरीला खून उन्हें भिगोकर बेकाबू होकर रिसने लगा। मेढक चीखा और उसका शरीर उस चट्टान में धंस गया जिस पर उसने छलांग लगाई थी। मेढक के आकार जैसा एक गड्ढा पत्थर में धंस गया। धीरे धीरे जैसे जैसे वह पत्थर में और गहराई तक धंसता गया, उसका शरीर कुचलता गया। साधारण प्राणी सिक्का तोड़ मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसके मांस का उपभोग करके यादृच्छिक रूप से 0 से 10 साधारण जीनोम प्राप्त करें। जब घोषणा हुई तो हान सेन खुशी से झूम उठा, लेकिन उसका शरीर इतना खाली महसूस हो रहा था मानो उसके अंदर की सारी शक्ति उसकी कोशिकाओं से पूरी तरह निकल गई हो। उसके पैर नर्म पड़ गए और अचानक थकान से वह लगभग गिर पड़ा। उसे खून की खांसी होने लगी। सुपर बॉडी समाप्त हो गई। सुपर किंग स्पिरिट का दर्जा कायम नहीं रखा जा सकता। सुपर बॉडी समाप्त हो गई। सुपर किंग स्पिरिट का दर्जा कायम नहीं रखा जा सकता। उसके दिमाग में एक चेतावनी गूंजी जो बार बार दोहराई गई। इससे वह हैरान रह गया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सुपर किंग आत्मा सक्रिय हो गई थी। इससे उसे जो शक्ति मिली वह अविश्वसनीय थी। बस अफसोस की बात थी कि यह केवल 3 सेकंड तक ही रही। ये कैसा सुपर किंग स्पिरिट मोड था? इसने मुझे 3 सेकंड का हीरो बना दिया। क्या मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था? हान सेन का दिल बैठ गया। फिर भी अपनी उपलब्धि को लेकर उसका उत्साह कायम रहा। जब वह सुपर किंग स्पिरिट मोड में था तो एक मुक्का ही उस टोड को मारने के लिए काफ़ी था जिसके 3 जीन लॉक खुले हुए थे। एलायंस का कहना था कि अपने से एक स्तर ऊपर के प्राणी को मारना लगभग नामुमकिन है और अगर यह अंतर 2 स्तरों का हो तो तुम पर हावी हो जाओगे। जब हान सेन एक सुपर किंग स्पिरिट बन गया तो उसने एक ही वार में अपने से 2 स्तर ऊंचे प्राणी को मार गिराया। ये शक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बस एक ही बुरी बात थी कि उसकी फिटनेस इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। 600 की फिटनेस उसे अपनी अविश्वसनीय शक्ति का सिर्फ 3 सेकंड ही दे सकती थी।
इसलिए हान सेन का मानना था कि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं। फिर भी ये समझ में आता था, वह मोड एक सुपर किंग स्पिरिट के लिए था और हान सेन ने अभी तक तीसरे भगवान के अभयारण्य में एक भी जीनो पॉइंट हासिल नहीं किया था। ये स्वीकार्य था। यदि हान सेन ने सुपर जीनो अंक को पार करने से पहले अधिकतम नहीं किया होता तो यह असंभव था कि वह इसमें एक सेकंड भी टिक पाता। हान सेन जो कुछ हुआ था उससे थक चुका था, लेकिन वह किसी तरह खुद को कॉइन टोड की क्षत विक्षत लाश तक खींच कर ले गया और उसे अपने बैग में रख लिया। वह जलबेल के पास गया और अपनी एक बूंद उसकी जड़ों पर छिड़क दी। उसने जलबेल की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी, जिसने तुरंत बूंद को सोख लिया। फिर वह गोल्डन ग्रोलर पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। पिछवाड़े में चू मिंग और को लांशी अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए हान सेन ने इस मौके का फायदा उठाकर मेढक को काटा, साफ किया और रात के खाने के लिए तैयार किया। उसने उससे स्टू बनाया। वह अपने नए दोस्तों के साथ इसे खाना चाहता था। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था और पहली मुलाकात से पहले उसने जो कुछ भी किया था उसके बावजूद उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह भी बदले में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। आखिर वो एक साधारण जीव ही तो था। हान सेन को एक साधारण जीव को बांटने में इतना कंजूस होने की क्या ज़रूरत थी। हान सेन कोई खास रसोइया नहीं था और उसमें इस पेशे की ज़्यादातर प्रतिभाएं नहीं थीं, लेकिन वह साधारण व्यंजन भी सरल और मज़ेदार तरीके से बना सकता था। आधे दिन तक वह अपने स्टू को पकाने के लिए एक छोटी सी आग पर खाना पकाता रहा और धीरे धीरे पकते खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। शाम ढलने के बाद जब सूरज आखिरकार क्षितिज के नीचे डूब गया, चू मिंग और को लांशी घर लौट आए। वे खुश दिख रहे थे। आह, तुम वापस आ गए। मैंने हम सब के लिए एक जीव का शिकार किया है और एक स्टू बनाया है। तुम्हें आकर इसे चखना चाहिए। हान सेन ने स्टू के 2 कटोरे बांटे। तुमने शिकार किया? कहाँ, मैं पूछ सकती हूँ? को लांशी ने बहुत आश्चर्य से पूछा जब उसने उसे दिए गए स्टू को देखा। मैंने इसे ज़ेड स्केल नदी के तट पर मारा था। हान सेन कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। यह क्या है? एक मेढक। चू मिंग ने मेढक के मांस को देखा, जो अभी भी गर्मागर्म स्टू में उबल रहा था। उसने कटोरा नीचे रखा और मांस की एक पूरी बोरी आगे बढ़ा दी। फिर उसने कहा, हम मेढक क्यों खा रहे हैं? हम तो साधारण जीवों का मांस घर लाए हैं, खूनी बकरी का मांस। हमें ये सब बहुत सस्ते में मिला है। इस घटिया मेढक को खिड़की से बाहर फेंक दो और चलो इसकी जगह इसे बनाते हैं। वे वहाँ कई सालों से थे, लेकिन उन दोनों ने कभी भी साधारण जीवों को मारने की हिम्मत नहीं की और वे बस ऐसा ही मांस खरीदते रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हान सेन एक साधारण जीव को मारने में कामयाब रहा था और यही उनके लिए तैयार किया गया था। चू मिंग को अगर उस मेढक की उत्पत्ति का पता होता तो वह उसे दिए गए मेढक को देखकर मुंह नहीं मोड़ता। मेरा स्टू, हान सेन ये समझाना चाहता था कि यह एक साधारण श्रेणी का प्राणी है और क्योंकि यह पूरा शरीर है, इसमें खरीदे गए मांस के टुकड़ों की तुलना में कहीं अधिक जीनो पॉइंट होंगे। लेकिन 2 शब्द कहने के बाद चू मिंग ने स्टू का बर्तन उठाया और उसे हान सेन के हाथों में थमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कल तुम्हारा भी लेंगे। हमें अक्सर अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, तो चलो आज रात इसका आनंद लेते हैं। को लांगसी ने तब कहा, यह भाग्य ही है जिसने हमें साथ लाया है। हमें अक्सर शानदार रात्रिभोज का आनंद नहीं मिलता। अब मेरे पास शराब है, एक बोतल जो मैं द्वितीय देव के अभयारण्य से लाया हूँ। मैं आज रात इसे खोलूंगा आपके लिए एक गर्मजोशी भरे स्वागत रात्रिभोज के रूप में। तो फिर मैं इसे पकाऊंगा। हान सेन उनकी बातों से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने जो स्टू बनाया था उसे अलग अलग कटोरों में बांटकर अलग रख दिया। फिर उसने मेमने को पकाना शुरू कर दिया। जब मांस पक गया तो को लांगसी ने अपनी शराब की बोतल खोली। तीनों ने चटपटे मटन का भरपूर आनंद लिया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वे आखिरी निवाला भी खाएं, क्योंकि वह काफ़ी कोमल और रसीला था और उन्होंने उसे ज़्यादा नहीं खाया। उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि उन्होंने इतनी मात्रा में मटन खा लिया था कि उनके लिए अपने जीनो पॉइंट बढ़ाना नामुमकिन हो गया था। भाई सान म्यू, इस मांस का स्वाद अच्छा है ना? साधारण मांस अलग होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? चू मिंग थोड़ा नशे में था, लेकिन उसका मन अच्छा था। हाँ, मुझे पता है। हान सेन ने सहमति में सिर हिलाया। अब वह भी बेहद खुश था। तीसरे देवता के अभयारण्य में पहुंचकर 2 मिलनसार और स्वागत करने वाले इंसानों से मिलने के अपने सौभाग्य पर वह खुशी से झूम रहा था। और सबसे बढ़कर वहाँ का मांस वाकई बहुत स्वादिष्ट था। सान म्यू, तुम लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हो। क्या तुम नौकरी ढूंढने जा रही हो? जब हम आत्मा तक सामान पहुंचा देंगे तब तुम बर्बाद हो जाओगी। अगर हमारा स्याही तलवार का पेड़ नष्ट न हुआ होता तो शायद हम तुम्हारी मदद कर पाते, लेकिन अफसोस अब हम नहीं कर सकते। चू मिंग ने कहा। को लांगसी ने बीच में कहा, हाँ, एक बार जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ तो तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जहाँ वे जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। वहाँ तुम्हारा बहुत स्वागत होगा। ये पेड़ अगले 1 दशक तक फल नहीं देगा, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा भरोसा मत करो।
हान सेन ने कहा, मैं कल वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कोई नौकरी मिल सकती है। हान सेन द्वारा मेढक को हराने के बाद वह इस नए क्षेत्र में किसी भी साधारण प्राणी की शक्ति को कम आंकने को तैयार नहीं था। कांटों वाला जंगल शायद उसके लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए वह अभी वहां जाने को तैयार नहीं था। ऐसा करने के बारे में सोचने से पहले उसे और भी तैयारी करनी होगी। हालांकि हान सेन किंग मिंग शेल्टर और थॉर्न शेल्टर के बारे में और जानना चाहता था। वह एलायंस में वापस जाकर अपनी मां और जियानरान से बात करना भी चाहता था, जिनकी उसे बहुत याद आने लगी थी। हान सेन ने क्वोलांशी से उसके सुझाए कोलोसियम और किंग मिंग शेल्टर के बारे में पूछा। वह अगले दिन वहां जाने वाला था। हालांकि ज्यादा मांस नहीं था, फिर भी उनके पेट भरने और दिल को गर्माहट देने के लिए काफी था। यही बात शराब के बारे में भी कही जा सकती है। अगले दिन हान सेन की नींद खुली तो उसे एक अलग तरह का मुर्गा दिखाई दिया। उसने आंगन में झांका तो देखा कि चूमिंग और क्वोलांशी के पास एक शूरवीर आ रहा है जो बाघ पर सवार था। उस आदमी की आंखें हरी थीं, यानी वह कोई आत्मा थी। उस आदमी के अलावा वहां एक दर्जन से ज्यादा जीव जंतु थे। वे सब उन दोनों को घूर रहे थे। आत्मा ने पेड़ की ओर देखा और कहा, इसकी देखभाल करते रहो जैसे तुम करते आए हो। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक उगाओगे तो तुम्हें इससे लाभ मिलेगा। अगर पेड़ मर गया तो क्षमा पाना आसान नहीं होगा। हाँ मिस्टर किंग मिंग। वे दोनों बहुत बुरे लग रहे थे और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए। जो कुछ भी उन्हें बताया गया था उस पर आपत्ति करने को तैयार नहीं थे। आह, तो वह किंग मिंग नाइट है। हान सेन धैर्यपूर्वक आत्मा को जाते हुए देख रहा था। ये सिर्फ एक शूरवीर श्रेणी की आत्मा थी, इसलिए हान सेन को इससे ज्यादा शक्तिशाली बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हान सेन ये नियंत्रित कर सकता था कि पेड़ कब और कैसे बढ़ना चाहिए, इसलिए वह किसी आत्मा को उस पर नियंत्रण नहीं करने देगा। बकवास। किंग मिंग नाइट को पेड़ के बारे में पता चल गया। पानी की वो सारी बाल्टियां, सब बेकार। और अगर पेड़ मर गया तो हम भी उसके साथ मर जाएंगे। चूमिंग दुखी लग रहा था। क्वोलांसी ने बस आह भरी। वह जानती थी कि वह किंग मिंग नाइट से पेड़ के अस्तित्व को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकती थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। पेड़ कम से कम अगले 10 सालों तक तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए अभी ज्यादा निराश मत होइए। मैं तुम दोनों के लिए टोट गरम करके लाता हूं, इसलिए आकर खा लीजिए। मुझे यकीन है कि भरपेट नाश्ते के बाद आपको बेहतर महसूस होगा। दोनों को दिलासा देने और स्टू गरम करने के बाद हान सेन उनके लिए कटोरे ले आया। मेरा खाने का मन नहीं है, मैं वापस बगीचे में जा रहा हूँ। चूमिंग ने हाथ हिलाया और बाहर चला गया। लांगसी, तुम भी इसे चखना पसंद करोगी? हान सेन ने कटोरा देते हुए पूछा। तुम अभी अभी यहाँ पहुँचे हो और अभी तक तुमने जीनो पॉइंट्स कमाना शुरू नहीं किया है। मेरे बेसिक जीनो पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम्हें ये खाना चाहिए। इससे तुम्हारा काम करने का तरीका ज़रूर बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं, उसने कहा और कटोरा दूर धकेल दिया। हान सेन ने उसे समझाना चाहा, लेकिन क्यूलांशी पहले ही घर से निकलकर चूमिंग से मिलने के लिए बगीचे में चली गई थी। हान सेन ने केवल अपना सिर हिलाया और अकेले ही मांस खाना शुरू कर दिया। सिक्का टोट खाया गया। आपको एक साधारण जीनो पॉइंट मिला है। अपना कटोरा खत्म करने के बाद हान सेन ने 3 जीनो अंक अर्जित किए और उसका पेट भर गया। मैं बाकी कटोरे उनके लिए यहीं छोड़ दूंगा, हो सकता है कि वे वापस आकर दोपहर के भोजन में इन्हें खा लें। हान सेन ने कटोरों को ढक दिया और फिर बाहर निकलकर नदी की ओर चल पड़ा। हान सेन जल बेल को देखना चाहता था और देखना चाहता था कि उसका विकास कैसा हो रहा है। उसने उसे एक दिन पहले ही एक बूंद पानी दिया था, जिससे उसकी वृद्धि कुछ महीनों के लिए बढ़ जानी चाहिए थी। जब वह वहां पहुंचा तो पानी की बेल के तांबे के सिक्के पहले से ही अंडों के आकार के हो चुके थे। तांबे जैसे दिखने के बावजूद उनकी खुशबू काफी अच्छी थी। बेल के किनारे जहां फल लटके थे वे सूखे धब्बों जैसे लग रहे थे। फल पके हुए लग रहे थे, इसलिए हान सेन ने उन्हें इकट्ठा करने में देर नहीं की। वे असली तांबे के सिक्कों जैसे भारी लग रहे थे। ये बात जितनी अजीब थी, हान सेन को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वे खाने लायक हैं भी या नहीं। उन्होंने कुछ देर तक सिक्कों की जांच की ताकि यह समझ सके कि इस तरह के सिक्के फल से क्या लाभ या वरदान मिल सकते हैं। चाहे जो भी हो, कम से कम कुछ तो अच्छा ही होगा। आखिरकार ये चीज़ें एक साधारण वर्ग के जीनो प्लांट से ही पैदा हुई थीं, तो ये उपयोगी तो होंगी ही। हान सेन ने तीनों तांबे के सिक्के उठाए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया और बाद में उनकी और अच्छी तरह से जांच करने की योजना बनाई। हान सेन ने फल इकट्ठा करने के बाद जलबेल की जीवन शक्ति इकट्ठा करना चाहा, लेकिन अंतिम सिक्का प्राप्त होते ही वह तुरंत मर गई और सूख गई। हान सेन लालची इंसान नहीं था, इसलिए वो बस 3 फल पाकर ही खुश हो गया। इसके बाद वो किंग मिंग शेल्टर की ओर चल पड़ा। यह 1 दर्जन मील दूर था और हान सेन ने वहां जाते हुए कई जीवों को देखा। हालांकि वे सभी उनके मालिक थे, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। वे केवल तभी हमला करते जब उनके मालिक उन्हें आदेश देते। हान सेन को दूर एक किला दिखाई दिया जिसकी दीवारें हरे पत्थरों से बनी थीं।
जब वह वहां पहुंचा और अंदर गया तो उसे कई जीव जंतु और उससे भी छोटे कुलीन वर्ग की आत्माएं दिखाई दीं। ये आश्रय स्थल मानव आश्रय स्थलों से अलग थे और वहां देखने लायक दुकानें बहुत कम थीं। उनके पास केवल वस्तुओं का व्यापार करने के लिए एक बाजार था और यह एक ऐसी जगह थी जहां कई फेरी वाले जीव आते थे और अपनी मनचाही वस्तुएं बेचते थे। हान सेन ने जो देखा उससे वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह कभी मनुष्यों की तरह व्यापार करने में सक्षम प्राणी देखेगा। बाजार में सिर्फ जीव जंतु थे, कोई आत्माएं नहीं। फिर भी जीवों के स्वामी आत्माएं ही रही होंगी और संभवतः वे उन्हीं का माल बेच रहे होंगे। हान सेन को बाजार में मिलने वाली चीज़ों को देखने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वह बाजार की ओर चल पड़ा। वहाँ ज़्यादातर जीनों के बीज और जीनों के फल ही थे। बीच बीच में मांस का एक टुकड़ा भी मिल जाता था। हान सेन ने एक विशालकाय जानवर देखा जो हाथी से 2 गुना बड़ा था। इस जानवर ने कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं दी, लेकिन हान सेन ने विस्मय से देखा कि एक प्राणी पास आया और हाथी को एक जीनो बीज दिया। बदले में उस गोलियत जानवर ने खुद को चीरकर बीज देने वाले प्राणी को अपना एक बाल्टी खून दिया। वाह, क्या जीव अपना खून भी बेचेंगे। हान सेन जैसे ही आगे बढ़ा उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक लाल बंदर उसे खींच रहा था। क्या? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उहा, लाल बालों वाला बंदर हान सेन की जेब की ओर इशारा करते हुए बोला। फिर उसने अपना सामान दिखाते हुए लेन देन की इच्छा जताई। क्या आप व्यापार करना चाहेंगे? हान सेन ने तांबे के फलों में से एक निकालते हुए पूछा। लाल बालों वाले बंदर ने सिर हिलाया और अपनी एक वस्तु हान सेन को पेश की। बिना देर किए बंदर ने तुरंत हान सेन का तांबे का फल लेने की कोशिश की। हालांकि हान सेन ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और बंदर से कहा, मुझे वह चीज़ नहीं चाहिए। लाल बालों वाले बंदर ने जल्दी से वह चीज़ रख दी और फिर हान सेन को कुछ और दिया। फिर बंदर बोला, ऊहा, मुझे भी वह नहीं चाहिए। हान सेन को ये तो पता नहीं था कि बंदर जो चीज़ें और फल दे रहा था वे क्या थीं या वे क्या अच्छाई दर्शाती थीं, लेकिन वह जानता था कि वे उतनी मूल्यवान नहीं थीं जितनी वह ले जा रहा था। लाल बालों वाले बंदर ने एक साथ 2 चीज़ें पेश की, जिसे हान सेन ने सिर हिलाकर तुरंत ठुकरा दिया। इस आखिरी पेशकश के बाद हान सेन ने लाल बंदर के पैकेट में रखी चीज़ों को बैठकर देखने का फैसला किया। बंदर शांत था। हान सेन को अपने सामान में सेंध लगाते हुए देख रहा था, लेकिन वह बेचैन लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से तांबे के फल के लिए तड़प रहा था। हान सेन बंदर के सामान की तलाशी लेना चाहता था, क्योंकि उसके स्कैन से पता चला था कि बंदर के सामान को देखने के लिए नीचे झुकने से पहले उसने उसे स्कैन किया और एक विशेष जीवन शक्ति की उपस्थिति का पता लगाया। हान सेन को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, और वह जीनो बीज निकला जो एक पीले मक्के के आकार का था। हालांकि वह काला था और सूखा और मुरझाया हुआ लग रहा था। जीनो बीज की जीवन शक्ति प्रचुर थी और तांबे के फल की जीवन शक्ति के बराबर थी। फिर भी अजीब बात यह है कि मरने के बावजूद उसमें अभी भी उतनी ही जीवन शक्ति थी। ये संभवतः एक उत्परिवर्ती जीनो बीज था। कुछ ध्यान से देखने के बाद हान सेन ने बंदर के दूसरे सामान पर भी नज़र डालने का फैसला किया। उसने बंदर के अलग अलग फल उठाए और बालों वाले व्यापारी से कहा, क्या मैं ये सब ले लूँ और बदले में तुम्हें अपना एक तांबे का फल दे दूँ? हान सेन के पास अब तक काफ़ी पानी की बूंदें थीं और वह उनसे एक उच्च स्तरीय जीनो पौधा उगाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से किंग मिंग शेल्टर केवल एक शूरवीर श्रेणी का आश्रय था। वहां अपनी पूरी खोज के दौरान उसे यही एकमात्र उत्परिवर्ती जीनो बीज मिला था। लाल बंदर बिना किसी हिचकिचाहट के इस सौदे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब उसने हान सेन से तांबे का फल छीना तो उसके सामने ही उसे बड़े चाव से खा गया। पैसे के फल को चबाने के बाद तांबे के सिक्के से एक अच्छी खुशबू आने लगी। कुछ देर और चबाने के बाद बंदर ने फल का छिलका थूक दिया। हान सेन ने ये देखा और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, वह जाने को तैयार हो गया। लेकिन बंदर और भी कुछ चाहता था, इसलिए उसने हान सेन को पकड़ लिया और एक और सौदा करने की विनती की। मैंने व्यापार करना बंद कर दिया है। बंदर की ओर से हान सेन को आकर्षित करने वाली और कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बंदर हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने हान सेन के 2 तांबे के फल चुराने की कोशिश की। हान सेन ने कोई हरकत नहीं की। उसने डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी उंगलियों से एक सिक्का निकला और उसे पास आ रहे बंदर पर फेंक दिया। पैट! सिक्का बंदर के सिर से चिपक गया। लगभग तुरंत ही उसका सिर नीचे की ओर घूम गया और उसका शरीर भी जमीन पर गिर पड़ा। वह चाहे जितना तड़पता फिर उठ नहीं पाया। लाल बालों वाले बंदर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, हान सेन ने एक और सिक्का उछाला। सिक्का सीधा उसके होंठों पर लगा, जिससे वे पूरी तरह बंद हो गए। अतिरिक्त वजन ने बंदर को ऐसी मुद्रा में ला दिया मानो वह हान सेन को प्रणाम कर रहा हो। हान सेन ने एक बार फिर बंदर की ओर देखा, मुड़ा और चला गया। हान सेन उस कॉइन टोड की शक्ति का अनुकरण करने में कामयाब हो गया था जो उसने उसके साथ अपनी लड़ाई के दौरान देखी थी।
उसने अभी अपना पहला जीन लॉक ही खोला था, इसलिए वह उसे पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर सका। हान सेन के अगले कुछ जीन लॉक खोलने के बाद इसकी प्रभावशीलता आधी भी नहीं थी। फिर भी ये बंदर की बढ़त को रोकने के लिए पर्याप्त था और इसने उसके सोनिक थंडर पंच से कहीं ज्यादा काम किया। अपने हमलावर बंदर से निपटने के बाद वह बाजार के दूसरी ओर ये देखने गया कि क्या वहां बिक्री के लिए कुछ उपयोगी सामान है। कुछ देर तक सामान देखने के बाद एक आत्मा हान सेन के सामने आ गई और उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। क्या बंदर का मालिक मुझे ढूंढने आया है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और खुद को मौन सतर्कता की स्थिति में ले लिया। वह आत्मा मनुष्य जैसी दिखती थी। उसके कान मछली के पंखों जैसे थे और उसकी केवल एक लाल आंख थी। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? आश्चर्य की बात है कि आत्मा ने हान सेन के सामने सिर झुकाया। मेरा नाम सैन म्यू है। क्या हाल है? हान सेन ने पूछा। मैंने तुम्हें उस बंदर को सबक सिखाते देखा। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे विरोधियों की गतिविधियों को रोकने में कारगर लगती है। तुम्हारी इस शक्ति से मुझे उम्मीद है कि तुम किसी खास मामले में मेरी मदद कर पाओगे। तुम्हारी इस आज्ञाकारिता और सहायता के बदले में मैं तुम्हें आत्मा के जीन दे सकता हूं, आत्मा ने विनम्रता से अनुरोध किया। हान सेन ने शुरू में यह माना कि आत्मा मुसीबत की तलाश में उसके पास आई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी मदद के लिए आएगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। मैं एक वायुपिंड को वश में करना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश मेरे लिए उसकी शक्ति अपार है और उसके मेरी सेवा करने और मेरी आज्ञा मानने की संभावना कम ही लगती है। मेरी इच्छा है कि आप उसे दबा दें और मुझे उसे वश में करने के लिए उचित समय दें, आत्मा ने समझाया। तुम्हारा स्तर क्या है और तुम कितने स्पिरिट जीन देने को तैयार हो? हान सेन को प्रस्ताव में दिलचस्पी थी। मेरा नाम युयान है और मैं एक नाइट हूँ। मैं आपको 10 अग्नि तत्व आत्मा जीन के साथ भुगतान कर सकता हूँ, आत्मा ने कहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना काम पूरा कर लूँ उसके बाद भी तुम इसे खुद काबू में नहीं कर पाते तो भी तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा, हान सेन ने जवाब दिया। बिल्कुल, असल में अगर मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूं तो कैसा रहेगा? युयान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में आग भड़क उठी और फिर हवा में हान सेन की ओर बढ़ गई। हान सेन ने बहती हुई आग को पकड़ लिया और सुनहरी लपटें उसके हाथों की त्वचा में पिघल गईं। नाइट क्लास फायर जीन जोड़ 1। युयान ने उसे ऐसी 9 और लपटें दी और हान सेन ने हर एक को स्वीकार कर लिया। अग्नि जीन हान सेन को शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत तो नहीं बनाएगा, लेकिन जब भी वह अग्नि क्षति पहुंचाना चाहेगा यह उसके लिए कारगर साबित होगा। उसके अग्नि हमले और अग्नि प्रतिरोध दोनों बढ़ जाएंगे। अगर वह अग्नि के कार्यों और कलाओं का अभ्यास नहीं करता तो ये सब व्यर्थ होता। लेकिन सौभाग्य से हान सेन हर तत्व का अभ्यास कर सकता था। आत्मा जीन प्राप्त करने के बाद युयान और हान सेन बाजार से निकलकर आश्रय स्थल के दूसरी ओर स्थित एक शांत पार्क में गए। वहां आसपास कई साधारण जीव थे और ये तुरंत और स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया कि युयान आसपास की एक उच्च स्तरीय आत्मा थी। पिंजरे में हान सेन ने देखा कि हवा का जानवर पहले से ही फंसा हुआ था। यह एक चूने हरे रंग का विशालकाय भेड़िया था जो अपने पिंजरे की सलाखों पर हवा के तीर फेंक रहा था और भयंकर रूप से गुर्रा रहा था। हान सेन ने हवा के जानवर पर एक सिक्का फेंका। पिंजरे में फंसे होने के कारण सिक्का छूटने का कोई डर नहीं था, इसलिए सिक्का वहीं गिरा जहां वह चाहता था। भेड़िया थोड़ा भारी और ज्यादा लथपथ लग रहा था, लेकिन अभी जमीन पर नहीं गिरा। हालांकि ये जानते हुए कि क्या हो रहा है, भेड़िए ने हान सेन पर हमला करने की पूरी कोशिश की। उसने भेड़िए पर 7 सिक्के और फेंके और उसके बाद भेड़िया अब उतना क्रोधित नहीं दिख रहा था। वह भारी और उदास, निराश मनोदशा में था। डोंगशुआन सूत्र का पहला स्तर वाकई बहुत कमजोर है। अगर मैं मेढक जैसा होता तो ऐसे जीवों को बस 2 सिक्के ही झेलने पड़ते। मुझे अपने जीन लॉक खोलने के लिए वाकई मेहनत करनी होगी, हान सेन ने मन ही मन सोचा। युयान नतीजों से खुश था। भेड़िए की हिंसा की इच्छा खत्म होने के बाद उसने बिना देर किए पिंजरा खोल दिया। फिर वह आगे झुका और जानवर के माथे पर अपना निशान छोड़ दिया। लेकिन भेड़िया मुश्किल से हिलने डुलने में सक्षम होने के बावजूद टिकट स्वीकार करने को तैयार नहीं था। युयान ने एक चाबुक खींचा और उसके चमड़े जैसे लंबे शरीर पर आग की लपटें फैला दीं। उसने पवन जानवर के शरीर पर कोड़े बरसाए, जिससे उस पर जलने के निशान पड़ गए। कुछ और कोड़ों के प्रहार के बाद भेड़िए का लगभग पूरा फर झुलस गया था। यह एक मनहूस दृश्य था। उस घमंडी जानवर का घना भरा हुआ फर अब काली सुलगती हुई त्वचा में सिमट गया था। लेकिन हवा का वह जानवर अब भी झुकने को तैयार नहीं था। वह युयान और हान सेन पर बार बार गुर्रा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही झुकने वाला नहीं है। युयान ने कोड़े मारना बंद नहीं किया और कुछ ही देर में भेड़िया हिल डुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर जलने से काला पड़ गया था और वह अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वह गिर पड़ा और जमीन पर गिरकर छटपटाता रहा, मानो मरने वाला हो। युयान जानवर को मारते मारते थक गया और बहुत निराशा के साथ, अफसोस के साथ बोला, ये जानवर बहुत दूर चला गया है।
यह इतना जंगली है कि मुझे डर है कि मैं इसे कभी भी वश में नहीं कर पाऊंगा। शायद ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, आखिरकार यह एक ऐसा प्राणी है जो कांटों वाले जंगल से आता है। यह कांटों वाले जंगल से आता है। हान सेन ने आश्चर्य से पवन जानवर की ओर देखा। हाँ, वहां जाते समय मुझे यह मिला। इसके 4 जीन लॉक खुल चुके हैं और इसे पकड़ने के लिए 1 दर्जन साधारण जीवों की बलि देनी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इसे वश में नहीं कर सकता। सिर्फ इसके मांस के लिए इसे मारना बहुत बड़ी बर्बादी होगी, युयान ने मरते हुए जानवर को देखते हुए दुखी होकर समझाया। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने जानवर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसे बेचने को तैयार हो? अगर मैं इसे वश में नहीं कर सकता तो ज़रूर करूँगा। आप कितना देने को तैयार हैं? युयान मुस्कुराया। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? हान सेन ने एक सिक्का निकाला, एक तांबे का फल। ये तांबे का फल है, ये कांटों वाले जंगल की उलझी हुई गहराइयों में उगते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? युयान हैरान होकर बोला। हान सेन ने कहा, मैंने इन्हें ज़ेड-स्केल नदी में उगने वाली एक बेल से एकत्र किया था। आप बहुत भाग्यशाली हैं। बीज किसी तरह धारा के साथ बहकर आए होंगे और नदी के किनारे उगाए होंगे, युयान ने अनुमान लगाया। क्या आप अपने पवन जानवर के बदले में इसे स्वीकार करेंगे? हान सेन ने फिर पूछा। हाँ, ये तो ठीक सौदा लग रहा है। अगर मैंने इसे वश में कर लिया होता तो इसकी कीमत 1 से ज़्यादा तांबे के फल में होती। अफसोस, मैं नाकाम रहा तो एक ही चलेगा। मैं कहूँगा कि ये एक उचित सौदा है। जाओ, इस जानवर का जो कुछ बचा है उसे ले लो। युयान ने तांबे का फल स्वीकार कर लिया और हान सेन को जानवर ले जाने की इजाज़त दे दी। हान सेन ने जानवर के नीचे दबे सिक्कों को हटा दिया। चोटों के कारण वह हिलडुल नहीं पा रहा था और न ही उनके साथ या उनके बिना हमला कर पा रहा था। गोल्डन ग्रोलर द्वारा भेड़िए को उठाकर हान सेन दिन भर के लिए घर लौट आया। हान सेन देखना चाहता था कि क्या वह उस जानवर को काबू में कर सकता है। अगर वह सचमुच कांटों वाले जंगल से आया है तो उसे उस इलाके की जानकारी होनी चाहिए। जब उस जगह में प्रवेश करने का समय आएगा तो ऐसा साथी उसके लिए अमूल्य साबित होगा। अगर हान सेन इसे सफलतापूर्वक वश में कर लेता तो थॉर्न फॉरेस्ट में प्रवेश करना कहीं ज़्यादा सुरक्षित होता। लेकिन अगर वह इसे वश में करने में नाकाम रहा तो प्रगति धीमी हो जाती। को लांगसी और चूमिंग हान सेन से पहले घर लौट आए। उन्होंने मांस से भरे कुछ कटोरे रखे देखे। लगता है सान म्यू ने इसे हमारे लिए बचाकर रखा है। अच्छा, लगता है हमें इसे खा लेना चाहिए। चूमिंग ने कटोरों की सामग्री उनके खाने के लिए गर्म कर दी। हालांकि हमारे बुनियादी जीनो पॉइंट भरे हुए हैं, इसे खाना बेकार है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसे सैन म्यू के लिए बचाकर रखना चाहिए? को लांगसी ने कहा, ये तो बस मांस है। अगली बार जब हम खाना बनाएं तो इसे दूसरा मांस देंगे। चूमिंग ने ये कहते ही खाना खा लिया। सिक्का टोड बदसूरत ज़रूर था, लेकिन उसकी खाल उतारने और उसे अच्छी तरह से पकाने के बाद उसका मांस मुलायम और रसीला हो गया था। यह आम टोड या मेढक से बेहतर था। एक और पीने के बाद चूमिंग रुक गया और बोला, क्या बकवास है? उस मांस में क्या खराबी है? क्या ये कच्चा है? को लांगशी ने असमंजस में पूछा। ये साधारण मांस है। मैंने बस इसे काटा और देखो, मेरे साधारण जीनो पॉइंट बढ़ गए। चूमिंग इतना हैरान था कि उसे अपने शब्द निकालने में मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? को लांगसी को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि वह उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब उसने कोशिश की तो वह भी स्तब्ध रह गई। देखा, ये तो साधारण मांस है। अभयारण्य के पास सान म्यू ने एक साधारण प्राणी को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? चूमिंग ने और ज्यादा खाना खाया और उसके साधारण जीनो पॉइंट भी उसी अनुपात में बढ़ गए। उसने स्टू खत्म किया और हान सेन की तरह ही उसके अंक भी 3 बढ़ गए। क्यू लांगसी उलझन में दिख रही थी। उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि हान सेन एक साधारण प्राणी को कैसे मार पाया। हमें उससे पूछना होगा कि यह सिक्का टोड कहाँ से आया। शायद हम कुछ और मार सकें। चूमिंग ने बहुत उत्साह से कहा। वे हान सेन के लौटने का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही देर में वह म्याउंट के ऊपर आंगन में टहलता हुआ आया। गोल्डन ग्रोलर उसके बगल में था और बुरी तरह घायल पवन जानवर को उठाए हुए था। सान म्यू, तुम्हें ये कहाँ से मिला? पवित्र शुरा, क्या ये कोई पवन जानवर है? चूमिंग अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसने भेड़िए का क्षत विक्षत शरीर देखा और उसे एक और झटका लगा। हवा का जानवर, को लांगसी ने डरते हुए कहा। उसने गोल्डन ग्रोलर की तरफ देखा जो उस जानवर को ले जा रहा था। जब युयान उस पवन जानवर को पकड़ने में कामयाब हुआ तो उसने उसे दिखाना भी जरूरी समझा और सबको बताया कि उसने अपने 4 जीन लॉक खोल दिए हैं। यह एक ऐसा जीव था जिसके बारे में हर कोई जानता था, लेकिन तब से किसी ने उसे नहीं देखा था। आखिरकार सब इस नतीजे पर पहुंचे कि वह जानवर को काबू में करने में कामयाब नहीं हुआ, वरना वह उसका भी दिखावा कर रहा होता। सान म्यू, तुम्हें ये कहाँ से मिला? और तुमने उस कॉइन टोड को अभयारण्य में कहाँ मारा?
चूमिंग के पास पूछने के लिए बहुत कुछ था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने उस मेढक को नदी के किनारे मारा था। और इस पवन जानवर की बात करें तो यह मुझे युयान से मिला था जब मैंने इसे एक तांबे के फल के बदले में खरीदा था। हान सेन ने म्याऊं को जहाज से उतारा और पवन जानवर को आंगन में और अंदर ले आया। हवा का भेड़िया मर रहा था और मुश्किल से रो पा रहा था। फिर भी वह हान सेन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। अपनी खूनी जली हुई हालत में भी वह एक ऐसे जानवर जैसा लग रहा था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। रुको, कौन सा तांबे का फल? और फिर तुमने एक साधारण मेढक को कैसे मारा? चूमिंग की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। मुझे संयोग से एक घायल सिक्का टोड मिला। उसके पास एक अजीब सी बेल थी जिस पर 3 फल लगे हुए थे। हान सेन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने ज्यादातर सच बताया, सिक्का टोड की चोट को छोड़कर। तुम बहुत भाग्यशाली हो, पर मूर्ख भी। तुम 2 तांबे के फलों के बदले एक बीज और एक पवन जानवर क्यों खरीदोगे? जब जीवों के विकास की बात आती है तो तांबे के फल काम आते हैं। ये बीजों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। पवन जानवर तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अगर तुम उसे वश में नहीं कर पाए तो ये बेकार है। तुम एक तांबे के फल के बदले 2 पूरे जीवों का मांस खरीद सकते हो। चूमिंग ने हान सेन को ऐसे देखा जैसे उसने लॉटरी की जीत गंवा दी हो। खैर, मैं देखूंगा कि क्या मैं इस चीज को वश में कर सकता हूं। हान सेन मुस्कुराया। असंभव, हम इंसान हैं, हम चीजों को वश में नहीं कर सकते। जब शूरवीर आत्मा ही विफल हो गई तो तुम उसे कैसे वश में करोगे? चूमिंग ने असहमति में अपना सिर हिलाया। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ये रवैया निश्चित रूप से बड़े कार्यों को भी असंभव बना सकता है। हान सेन फिर मुस्कुराया। हान सेन ने द्वितीय देव के अभयारण्य में कई प्राणियों को वश में करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्हें नहीं लगता था कि उनकी निष्ठा प्राप्त करना कोई कठिन काम था। कोलांशी बस उनकी बातचीत सुनती रही। उसे लगता था कि सैनम्यू कोई बहुत खास इंसान है और उसकी हरकतें उसे बहुत हैरान कर देती थीं। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि सिक्का टोड को मारना और तांबे का फल प्राप्त करना केवल भाग्य से ही संभव हुआ था। और उसके आगमन के बाद उस ड्रैगन ब्लड ट्री का पुनः जीवित हो जाना, यह एक बहुत बड़ा संयोग होगा। उसने सैनम्यू को जटिल भाव से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे ज्यादा समय से साथ नहीं थे, लेकिन उसे हान सेन बुरा इंसान नहीं लगता था। हालांकि उसकी उपलब्धियां उसे काफी हैरान कर देने वाली थीं। क्या गठबंधन में हान नाम का कोई व्यक्ति है? कोलांशी ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन को डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, इसलिए वह सानम्यू नाम ही इस्तेमाल करता रहा। वह वहां काफी समय से रह रहा था, इसलिए उसे अपने छद्म नाम से ही रहने की आदत हो गई थी। लेकिन एक बार बातचीत के दौरान उसने बता दिया कि उसका असली उपनाम हान है। चूमिंग और क्यूलांशी बहुत लंबे समय से तीसरे भगवान के अभयारण्य में थे, इसलिए यह संभव नहीं था कि उन्होंने हानसेन नाम के बारे में सुना हो। वे वास्तव में मानते थे कि हान एक नकली उपनाम था जिसका उपयोग वह उन्हें धोखा देने के लिए कर रहा था। हालांकि कोलांसी ने इस बारे में काफी सोचा तथा ये सोचने की कोशिश की कि कौन सा परिवार इतने शक्तिशाली व्यक्ति का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन उसने इन विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह अपने दिल की गहराइयों में बस यही जानती थी कि हान सेन एक ऐसा इंसान है जिसकी कद्र करनी चाहिए। उसके साथ दोस्ती करना सार्थक है। सानम्यू, क्या तुम सच में इस पवन राक्षस को वश में करने की कोशिश करोगे? चूमिंग ने हान सेन की तरफ देखा, जो पवन राक्षस के पास उखड़ू बैठा था। उसे लगा कि वह पागल है। ये जानवर कांटेदार जंगल से आया है। अगर मैं इसे वश में कर लूं तो ये हमें उस जटिल भूलभुलैया से बाहर निकलने में मदद कर सकता है और ज्यादा खतरनाक जगहों से बचने में हमारी मदद कर सकता है, हान सेन ने कहा। मुझे लगता है, लेकिन इंसानों द्वारा जीवों को वश में करना लगभग अनसुना है। हम आत्माओं की तरह नहीं हैं जिन तक यह आसानी से पहुंच जाता है। अगर युयान इसे वश में करने में नाकाम रहा तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी? चूमिंग ने जिज्ञासा से पूछा। या तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा। हान सेन ने जानवर के बचे हुए फर को सहलाया और जवाब में उसने अपना खूनी जबड़ा खोला और उसका हाथ काटने की कोशिश की। लेकिन वह बुरी तरह घायल था और मुश्किल से अपना सिर हिलाकर उस तक पहुंच पा रहा था। वह बस अपनी कमजोर कर्कश सांसों के बीच गुर्राहट ही कर पा रहा था। हान सेन ने जानवर को सहलाना जारी रखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने अपनी पवित्र ज्योति जगाई और उससे भेड़िए को ठीक किया। हान सेन को एक उपचार कौशल से ठीक करते देख क्यूलांगसी और चूमिंग दोनों बेहद हैरान थे। बहुत कम इंसानों के पास ये शक्ति होती थी और इस तरह की हाइपर जीनोकला सीखने के लिए महिलाओं के पास सबसे ज्यादा विकल्प होते थे। हान सेन जैसे बड़े आदमी को ऐसी क्षमता चुनते देखना दुर्लभ था। लेकिन इस हुनर की ताकत अभी भी हान सेन के पहले और एकमात्र खुले जीन लॉक तक ही सीमित थी। तीसरे अभयारण्य में इसकी प्रभावशीलता उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी वह चाहता था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इससे पवन जानवर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि 10 मिनट के उपचार के बाद भेड़िए के जख्मों की गंभीरता में कुछ कमी दिखाई देने लगी।
उसकी हालत बेहतर हो रही थी। पवन दानव में ऊर्जा लौट आए और उसने हान सेन का हाथ काटने की कोशिश की। हालांकि उसे इसकी आशंका थी, इसलिए उसने बचने की पूरी कोशिश की। उसने जवाबी कार्रवाई में भेड़िए के सिर पर एक सिक्का फेंका और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह जानवर निर्दयी था और उसे मिल रही चिकित्सा का जरा भी एहसान नहीं था। वह अब भी हान सेन पर हमला करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी घायल था और सिक्के के वजन से उसकी गति बाधित हो गई थी। हान सेन ने हवा के सारे ब्लेड कुचल दिए थे। हान सेन ने भेड़िए को पूरी तरह से दबाने के लिए उस पर कुछ और सिक्के दागे। अब वह हवा के ब्लेड भी नहीं चला सकता था। लगातार उपचार के साथ साथ हान सेन ने उसे जवाबी हमला करने से रोकने के लिए और भी सिक्के दागे। इस तरह हान सेन ने अगले कुछ दिन बिताए। सिक्के को पिन करके वह भेड़िए का इलाज करता रहा और उसका स्नेह पाने के और करीब पहुंचता गया। लेकिन वह जानवर वाकई दुष्ट और क्रूर था। अगर सिक्के ने उसे दबाया न होता तो हान सेन पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। वह जानता था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, इसलिए वह हर दिन लंबे समय तक पूरी लगन से इसे करता रहा। हान सेन नदी के किनारे एक छिपी हुई जगह पर गया और सूखे म्यूटेंट के बीज को मिट्टी में डाल दिया। उसने उस पर पानी की एक बूंद डाली और जब वह दूसरे दिन लौटा तो वह उगना शुरू हो चुका था। हान सेन ने उसे और पानी की बूंदें देने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार में 1 साल से ज्यादा ऊर्जा नहीं दे सकता था। उसे और ऊर्जा देने से कोई फायदा नहीं होता। बढ़ने के बाद ये बिल्कुल चीड़ के पेड़ जैसा दिखने लगा, लेकिन ये सिर्फ 1 फुट ऊंचा था और चुकंदर जैसा लाल था। हर दिन जब हान सेन वापस आता तो वह पेड़ को 1 साल की ऊर्जा देता। इसका आकार हमेशा एक जैसा ही रहता था और बस एक ही बदलाव दिखाई देता था कि पेड़ कितना लाल होता जा रहा था। फिर भी हान सेन को लगा कि यही सबसे अच्छा है। अगर यह एक बड़ा पेड़ होता तो इसे ढूंढना ज्यादा आसान होता। वह नहीं चाहता था कि इसका हश्र ड्रैगन ब्लड ट्री जैसा हो, जो उनके आंगन में भी पाया गया था। ऐसा छोटा पेड़ ढूंढना मुश्किल होता और यही उसके लिए आदर्श था। लेकिन उत्परिवर्ती जीन वाले पौधों को फल देने में 100 साल से ज्यादा लग गए और उसके पास सिर्फ 30 साल की ऊर्जा थी। उसके पास उसे पूरी तरह से विकसित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। कुछ दर्जन मील के दायरे में सभी जंगली जीन पौधे हान सेन ने काट डाले थे। अगर उसे और इकट्ठा करना था तो उसे और आगे जाना होगा। बहुत मुमकिन है उसे कांटों वाले जंगल की सड़ी हुई टहनियों के नीचे जाना होगा। अगर मैं धारा के साथ चलूं तो सब ठीक हो जाएगा। हान सेन ने जंगल में धारा के साथ चलने का फैसला किया ताकि वह अपने मनचाहे पौधे ढूंढ सके। वह 1 दर्जन मील और चला और नदी के किनारे उगते कई जंगली जीनों पौधों पर ध्यान दिया। कुल मिलाकर लगभग 30 थे और हान सेन 20 साल तक जीवन देने वाली पानी की बूंदें इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उन्हें काटने के बाद और पौधे ढूंढना और भी मुश्किल होता गया। इस बार वह ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर चला गया। वह नदी के साथ साथ चलता रहा, क्योंकि अगर वह नदी से दूर जाता तो वहां ज्यादा जीनों पौधे नहीं होते। अगर मुझे इस जंगल में और अंदर जाना है तो मुझे इस जानवर को जल्दी काबू करना होगा। हान सेन को गुस्सा आया। पवन राक्षस आत्मा को प्रशिक्षित करना हान सेन के अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ और वह उसकी दयालुता के बावजूद प्रतिक्रिया देने और वश में होने में नाकाम रही। अगर न तो दयालुता और न ही क्रूरता से उसकी शत्रुता शांत हुई तो हान सेन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो मैं इसे और किन तरीकों से काबू में कर सकता हूँ? हान सेन ने घर के अनोखे केबिन में लौटते हुए सोचा। जैसे ही वह हवा के उस जानवर के पास पहुंचा, उसने तेज हवाओं के झोंके फेंके। लेकिन हमेशा की तरह हान सेन एक मुक्के से उन सबको तोड़ पाया। उसने देखा कि जानवर पर एक सिक्का टूट गया था, इसलिए उसने कुछ और सिक्के जोड़ने का फैसला किया। मैंने सुना है कि कुछ लोग जीवों के साथ खाते पीते और सोते हैं। अगर वे उनके साथ काफी समय तक रहें तो जीव मान लेगा कि वह भी उसी प्रजाति का है। क्या मुझे भी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए? जब उसने मुड़कर उस क्रूर, लार टपकाते हुए जानवर के जबड़े की ओर देखा तो हान सेन ने यह विचार त्याग दिया। लेकिन ऐसा करते ही हान सेन के दिमाग में एक और विचार कौंधा। उसने जानवर से बात की और खुद से जोर से कहा, शायद ये काम कर जाए। हान सेन को एक विचार सूझा कि क्या किया जाए। लोग अक्सर जानवरों का रूप धारण करके उनके करीब आते थे। कुछ देर ऐसा करने के बाद वे अक्सर उनकी गंध को अपना लेते थे। इससे जानवर के साथ उनकी विश्वसनीयता बढ़ती थी और जानवर भी उन्हें अपना मानने लगता था। ये तरीका हवा वाले जानवर पर काम नहीं करेगा, लेकिन हान सेन के पास भेड़िए को यह एहसास दिलाने का एक बेहतर तरीका था कि वह भी उसी तरह का प्राणी है। और हान सेन ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता था। डोंगशुआन आभा से उसने भेड़िए के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण किया ताकि वे एक जैसे हो जाएं। फिर हान सेन भेड़िए के और करीब पहुंच गया। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि भेड़िए की दुश्मनी कम हो गई थी। इससे हान सेन को बहुत खुशी हुई और इस तरीके की सफलता का एहसास होने के बाद उसने हर दिन भेड़िए के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण करना सुनिश्चित किया।
हालांकि हान सेन के लिए यह अब भी सचेत था, लेकिन भेड़िए की चिंता हर दिन कम होती जा रही थी। 1 महीने बाद हवा का वह राक्षस अब दुश्मन नहीं रहा। सिक्कों के बिना भी वह हान सेन पर हमला नहीं करता था। जब हान सेन ने ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण नहीं किया, तब भी पवन भेड़िए ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन उसने हान सेन को ही स्वीकार किया। जब भी पवन राक्षस को लांगसी या चूमिंग को देखता तो उन पर हमला करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाता। इसलिए हान सेन ने पवन राक्षस के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। हान सेन अपने डोंगक्सुआन आभा का अभ्यास करता रहा और हर दिन उस जीव को और भी ज्यादा वश में करता रहा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह कांटों वाले जंगल में उसके साथ शिकार करेगा, और उसे उम्मीद थी कि वह दिन जल्द ही आएगा। उसने जो पानी की बूंदें इकट्ठी की थीं, वे लगभग खत्म हो चुकी थीं, और जल्द ही वह उन सब का इस्तेमाल कर लेगा। उसे जल्द ही और जीनो पौधे ढूंढने थे, वरना उसका ब्लड पाइन बढ़ना बंद हो जाएगा। सौभाग्य से दूसरे महीने में पवन राक्षस ने हान सेन की आज्ञाओं का पालन करना सीख लिया था, और हान सेन की बात मानकर वह दूसरे लोगों पर हमला नहीं करता था। तुमने सचमुच इसे वश में कर लिया। तुमने सचमुच पवन जानवर को वश में कर लिया। चूमिंग ने पवन जानवर को देखते हुए हान सेन से कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना? हान सेन बहुत खुश महसूस कर रहा था, खासकर जब से उसने एक आत्मा को हरा दिया था और ऐसे खूंखार जानवर को वश में करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बन गया था। कैसे? अभयारण्य में तुमने ऐसा कैसे किया? को लांगसी ने बहुत आश्चर्य से पूछा, और वह भी पवन जानवर को घूर रही थी। वह एक साधारण जानवर था जिसने 4 जीन लॉक खोल रखे थे। वह किंग मिंग नाइट जितना ही शक्तिशाली था। युयान नाइट ने बहुत लंबे समय तक उसे काबू में करने की कोशिश की थी, अपनी सारी ताकत लगा दी थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन ने सिर्फ 2 महीनों में ये कैसे कर दिखाया। मुझे लगता है कि यह सब सचमुच प्रतिभा की वजह से है। हान सेन के पास कोई सच्चा बहाना नहीं था, लेकिन चाहे जो भी हो, वह उन्हें ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण करने की अपनी क्षमता के बारे में नहीं बताने वाला था। मैं लिटिल विंड को अपने साथ थॉर्न फॉरेस्ट ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं अगले कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। मेरी भलाई के लिए चिंता मत करना। हान सेन उस उलझे हुए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बेताब था। आखिरकार पानी की बूंदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। रक्तबेल की पानी की बूंदें सीमित हो गई थीं, और उसकी वृद्धि की गति काफ़ी धीमी हो गई थी। तुम्हारे साथ भले ही लिटिल विंड हो, लेकिन तुम खुद अभी भी काफ़ी कमज़ोर हो। क्या अभी थॉर्न फॉरेस्ट जाना तुम्हारे लिए थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? चूमिंग ने चिंता व्यक्त की। हान सेन ने कहा, यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम पर जो भावना हावी है, उसे देखते हुए ऐसे कठिन समय में कठोर कदम उठाने की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, क्यू लांगसी ने अचानक कहा। लांगसी, चूमिंग और हान सेन दोनों एक साथ चौंक कर चिल्लाए। पहले मुझे आसपास का पता लगाने दो। अगर मैं ये सुनिश्चित कर लूँ कि यह हमारे साथ जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित क्षेत्र है, तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, हान सेन ने कहा। को लांगसी ने कहा, तब तो तुम अकेले ही सब कुछ जोखिम में डालोगे। जब तुम हमारे लिए जान जोखिम में डालोगे, तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दे सकता, ये ठीक नहीं होगा। तो फिर चलो हम सब वहां एक साथ चलते हैं, चूमिंग ने अपना जबड़ा मजबूत करते हुए कहा। क्यू लांगसी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम कांटेदार जंगल से बिना वांछित पुरस्कार के बाहर निकलते हैं, तो ये हमारा बैकअप होगा। चूमिंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मेरी शक्तियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कांटों वाले जंगल में होता है। शिकायत मत करना और न ही मुझे रोकने की कोशिश करना, मैं जा रहा हूँ। चूमिंग का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने जाहिर तो नहीं किया, पर ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बात से सहमत है। हान सेन को उत्सुकता हुई कि वह किस शक्ति की बात कर रही है। उसे बस इतना पता था कि चूमिंग के पास कुछ अग्नि शक्तियां हैं, लेकिन को लांशी अभी भी उसके लिए एक रहस्य बनी हुई थी। हालांकि चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, उसने अभी तक अपना पहला जीन लॉक ही खोला था। हान सेन को यकीन नहीं था कि वह वहां रहते हुए ज्यादा मदद कर पाएगी। वह उसे घर पर ही रहने के लिए कहता, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी और वह जानता था कि उसके साथ जाने का विरोध करना बेकार होगा। मनुष्यों के लिए जीन लॉक खोलना जीवों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल था। पारंपरिक रूप से पारंगत मनुष्यों की फिटनेस का स्तर केवल 300 था। अगर आप बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो दूसरा जीन लॉक खोलना लगभग असंभव होगा। एलायंस के शोध के अनुसार मनुष्य की सामान्य फिटनेस के कारण प्रत्येक 300 फिटनेस के लिए केवल एक जीन लॉक खुला रहता है। इसका मतलब यह था कि मनुष्य को अपना दूसरा जीन लॉक खोलने के लिए 600 की फिटनेस की आवश्यकता थी। लेकिन पार करने वालों के लिए 600 के फिटनेस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। 100 सामान्य जीनो पॉइंट्स किसी व्यक्ति की फिटनेस को 100 तक बढ़ा सकते हैं।
100 साधारण जीनो पॉइंट्स किसी व्यक्ति की फिटनेस को 200 तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये था कि किसी भी पार करने वाले को 600 के फिटनेस स्तर तक पहुंचने और अपना दूसरा जीन लॉक खोलने के लिए अपने सामान्य जीनो अंक और साधारण जीनो अंक दोनों को अधिकतम करना होगा। अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे उत्परिवर्ती जीनो पॉइंट और पवित्र रक्त जीनो पॉइंट हासिल कर सकते थे। अगर वे ऐसा कर पाए तो जीन लॉक खोलना आसान हो जाएगा। 100 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स किसी व्यक्ति को 400 अतिरिक्त स्तर की फिटनेस प्रदान कर सकते हैं। पवित्र रक्त जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करने से व्यक्ति की फिटनेस 800 तक बढ़ जाती है। सुपर जीनो पॉइंट्स के बारे में क्या किसी को पता नहीं था। क्वो लांगशी और चूमिंग ने केवल अपने सामान्य जीनो पॉइंट्स को अधिकतम किया था। उनके पास ज़्यादा सामान्य जीनो पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने अपने दूसरे जीन लॉक खोले हों। हान सेन को उन पर बढ़त हासिल थी। उसका डोंगक्सुआन आभामंडल लगभग दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था और उसे अनलॉक करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चिंता मत करो, मैंने भले ही अपना पहला जीन लॉक खोला हो, लेकिन मैं तुम्हें धीमा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक उपयोगी साबित होऊंगा, क्यू लांगसी ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या शक्तियां हैं? वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे जहां हर कोने में मृत्यु की संभावना छिपी हुई थी। उसके पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुगंध, मेरी शक्ति सुगंध की है, क्यू लांगसी ने कहा। सुगंध, ये कैसी शक्ति है? हान सेन हैरान रह गया, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैं हमारी गंध को छिपा सकता हूं और उन जीवों की हमें ढूंढने की क्षमता को छीन सकता हूं जो हमारी गंध के जरिए हमें ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मैं उन जीवों के हल्के निशान और गंध को भी पहचान सकता हूं जो हमसे पहले गए हैं। मैं उस इलाके को पढ़ सकता हूं, क्वो लांगसी ने हान सेन को समझाया। हान सेन हैरान था। उसकी योग्यताएं युद्ध कौशल के लिए उपयुक्त नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे बेहद उपयोगी थीं। वह निस्संदेह उस यात्रा में मूल्यवान साबित होगी जिसकी वह योजना बना रहा था। इस खुलासे के बाद हान सेन के पास उसकी उपस्थिति से इनकार करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। इसलिए उसने उसके साथ जाने की योजना बनाई। किसी की गंध को मिटा देने की क्षमता एक अविश्वसनीय प्रतिभा थी, अन्यथा जीव आपको अधिक आसानी से ढूंढ सकते थे, पीछा कर सकते थे और हमला कर सकते थे। अगले दिन हान सेन क्वो लांगसी को अपने साथ जंगल ले गया। हान सेन वहां जाने को लेकर थोड़ा चिंतित था, लगभग पूरी तरह से चिंतित। वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि उस क्षेत्र की उलझी हुई शाखाओं और जड़ों के नीचे छिपे हुए जीवों से मुकाबला कर सके। वह पूरी जगह रहस्य और पीड़ा की कहानियों से घिरी हुई थी। यदि उसके साथ पवन जानवर न होता तो हान सेन अपने विकास के वर्तमान चरण में वहां जाने का सपना भी नहीं देख पाता। अब दोनों जंगल के किनारे से आधा किलोमीटर आगे निकल आए थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर हान सेन को अपना पहला जंगली जीनो पौधा मिला। जब क्वो लांगशी नहीं देख रहा था तो उसने उस पौधे को अपने अंदर समाहित कर लिया। हवा के भेड़िए के नेतृत्व में हान सेन ऐसे 1 दर्जन पौधों को निगलने में कामयाब रहे। वे काफ़ी इनामी थे। वे जंगल के किनारे पर ही थे, फिर भी घास बहुत ज़्यादा उगाई थी और उनकी यात्रा में बाधा बन रही थी। पत्तियां घनी और खुरदरी थीं और पेड़ ऊंचे और भयावह हो गए थे। कहा जाता था कि जंगल में आगे बढ़ने पर उसी नाम के जंगल के कांटे दिखाई देंगे। कांटेदार बेलें और झाड़ियां सारे रास्ते बंद कर देंगी और जीव जंतु कहीं ज़्यादा संख्या में और खतरनाक हो जाएंगे। वे अभी ज़्यादा गहरे में नहीं थे, इसलिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। लेकिन अचानक छोटी हवा रुक गई। वह चेतावनी के संकेत में गुर्राने लगी। हान सेन ने जानवर को दिलासा दिया और अपने डोंगक्सुआन आभामंडल का इस्तेमाल करके आसपास का नज़ारा देखा। हालांकि उसकी क्षमता की अपनी सीमाएं थीं, इसलिए वह उस चीज़ को नहीं पकड़ पाया जिसकी ओर छोटी हवा उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। वह ज़्यादा पास नहीं थी। हालांकि क्वो लांगसी की आंखें पिघली हुई चांदी की तरह जल रही थीं। उसने चारों ओर देखा और कहा, मुझे लगभग 8 घंटे पहले किसी जीव द्वारा छोड़ी गई गंध के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। असल में वे 2 जीव थे। क्या तुम पहचान सकते हो कि कौन सा जीव आया था? हान सेन ने पूछा। दुर्भाग्यवश नहीं, मैंने पहले कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रह गया होगा, क्यू लांगसी ने उत्तर दिया। हालांकि नन्ही हवा सतर्क रही और उसका फर सीधा होकर खड़ा हो गया। हान सेन जानता था कि कोई खतरनाक जीव कहीं आसपास जरूर होगा, इसलिए वह अपने साथियों को झाड़ियों के बीच छिपने के लिए ले आया। ऐसा करते हुए क्वो लांगशी ने अपनी गंध छिपाने की क्षमता का इस्तेमाल किया। जब तक जीव उन्हें सीधे न देख लें, उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक घास के मैदान के किनारे झाड़ियां सरसराने लगीं। एक धात्विक लाल शाही प्रकट हुआ। और इस तरह हम अपने पहले साधारण जीव से मिल ही गए हैं। मैं बस यही सोच रहा हूं कि इसने कितने जीन लॉक खोले हैं। हान सेन ने शाही को गौर से देखा और पाया कि उसकी जीवन शक्ति लगभग लिटिल विन जितनी ही मजबूत थी। शाही झाड़ियों से निकलकर एक पेड़ की ओर गया, फिर उसके नीचे बिल बनाने लगा
उसने कुछ भूमिगत कवक खोद निकाले और उन्हें बड़े चाव से खाने लगा। यहाँ रुको, हम इसे मारने जा रहे हैं। हान सेन एक अकेले साधारण प्राणी को देखकर उत्साहित था। सावधान रहना, ठीक है। कोलांगसी घबराई हुई थी और हान सेन की भलाई की चिंता कर रही थी। हान सेन ने लिटिल विंड को वहीं इंतजार करने दिया और खुद साही के पीछे छिप गया। उसकी बुनियादी बातें अभी भी उसे नहीं छोड़ी थीं, इसलिए उसने अपनी हत्या की एक कला का इस्तेमाल करके बिना पकड़े उसके पास पहुंच गया। जब वह 3 मीटर दूर था, साही अभी भी अपने भोजन का आनंद ले रहा था। उसे अपने हमलावर के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब वह 2 मीटर दूर था, हान सेन ने अचानक साही पर एक सिक्का फेंका। साही तुरंत भड़क उठा। उसने पलटकर हान सेन को आग जैसी नज़रों से देखा और उसके कांटे मारने की इच्छा से सीधे खड़े हो गए। एक कांटा किसी प्रक्षेपास्त्र की तरह सीधा हान सेन पर दागा गया। हान सेन ने डोंगक्सुआन आभा का प्रयोग किया और स्पाइक से सफलतापूर्वक बच निकला। यह उसके चेहरे पर जा रहा था। वेदना। कील एक पेड़ से टकराई, फिर दूसरे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गई। तीसरे देवता के मंदिर की वनस्पतियां दूसरे देवता के मंदिर की वनस्पतियों से ज्यादा मजबूत थीं। पेड़ को भेदने के लिए कीलों का बल भयानक था। साही स्पोर्ट्स कार की रफ्तार से हान सेन की ओर दौड़ा। अगर बदकिस्मती से हान सेन उस साही के कांटों के जाल में फंस जाता तो उसकी जान बच जाती। हान सेन ने एक संरचना का उपयोग किया और पर्यावरण का विश्लेषण करते हुए साही के चारों ओर चक्कर लगाया। नन्ही हवा तेजी से आगे बढ़ी, उसके मुंह से तेज हवा का झोंका निकल रहा था। उसका खुला हुआ मुंह अचानक एक तोप में बदल गया, जो साही पर वार करने के लिए तैयार थी। वेदना। हवा का गोला तभी फेंका जा सकता था जब जीव ने अपना चौथा जीन लॉक सफलतापूर्वक खोल लिया हो। हवा के गोले बम की तरह थे और साही पर जबरदस्त जोर से गिरे। हवा के झोंके से कई कांटे उखड़ गए और उनकी खाल छिल गई। साही से खून बह रहा था। साही ने अपने जख्मों पर ध्यान देने में जरा भी देर नहीं की, इसलिए उसने बस छोटी हवा को देखा और उस पर चीख पड़ा। उसकी पीठ के कांटे अचानक आग की लपटों में फूट पड़े और गोलियों की तरह तेजी से भेड़िए की ओर चल पड़े। हालांकि नन्हा पवन आने वाले प्रक्षेपास्त्रों से बचने के लिए पीछे नहीं हटा। वह वहीं खड़ा रहा और चीखने लगा, जिससे हवा का एक जोरदार झोंका आया जिसने सारे कांटों को उड़ा दिया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। हान सेन ने साही पर एक और सिक्का फेंका और चून की छोटी हवा ने उसका ध्यान भटका दिया था, इसलिए वह बच नहीं पाया। हर सिक्के के भारी वजन ने उसकी गति तुरंत कम कर दी। छोटी हवा ने अपना मुंह खोला और अपनी हवाई तोप को फिर से दागा, और जब साही पर लगातार गिर रहे सिक्कों ने उसकी गति धीमी कर दी तो वह उससे भी बच नहीं सका। हान सेन और लिटिल विंड के संयुक्त प्रयासों से साही को लकवा मार गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। लिटिल विंड ने हवा के कुछ और गोले दागे और अंत में हान सेन ने साही के सिर पर अपना सोनिक थंडर पंच मारा। साधारण प्राणी ज्वलंत साही मारा गया। पशु आत्मा प्राप्त हुई। इसके मांस का उपभोग करके यादृच्छिक रूप से 0 से 10 साधारण जीनोम प्राप्त करें।